नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शबीना खान, गायनाकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, सनराइज आईवीएफ सेंटर बरेली से बात कर रही हूं। मैं आप लोगों को आज एक टॉपिक कवर करना चाह रही हूं जिसमें हम आईवीएफ के पहले क्या तैयारी करते हैं मरीज़ में, वो बताना चाहती हूँ। ये जो तैयारी होती है उसके ऊपर ये आईवीएफ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। अगर हमारी तैयारी अच्छी है तो रिजल्ट भी अच्छा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब इसमें अगर हमने तैयारी करी है, उसमें हमने देखा है कि हमारे एग्स कैसे हैं, स्पर्म्स कैसे हैं, तो उनका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कितना अच्छा हो रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और ये इसे हम लोग बोलते हैं कि प्री आईवीएफ इन्वेस्टिगेशंस, यानी वो जांचें जो हम आईवीएफ प्रोसीजर करने से पहले करना चाहते हैं किसी भी मरीज़ में। इससे हमें ये पता चलेगा कि मेल फैक्टर क्या प्रॉब्लम है, फीमेल फैक्टर की क्या प्रॉब्लम है, उसे हमें कैसे डील करना है। अगर और एक जांच हम करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं इंटरनल यूएसजी, उससे हमें ये पता चलता है कि बच्चेदानी कैसी है, हमारे नलकों में कहीं पानी तो नहीं है, अंडे कैसे बन रहे हैं, सही क्वांटिटी में बन रहे हैं, या आगे डेवलप होंगे या नहीं होंगे, बच्चेदानी के अंदर जो झिल्ली पड़ रही है या एंडोमेट्रियम है कहीं वो पतली तो नहीं है, हमें उसे मोटा करने की ज़रूरत तो नहीं है, या उसके लिए क्या दवाइयाँ लगेंगी। ये सारी चीज़ें हम एक प्री आईवीएफ इन्वेस्टिगेशंस में जानकारी लेते हैं। इसको अगर देखा जाए तो दो पार्ट में मोस्टली हम लोग इसको जो तैयारी है उसको डिवाइड करते हैं। एक तो ये हो गया कि पहला हमें पेशेंट को काउंसिल करना है, दूसरा हमें उसका एग्जामिनेशन करना है और टेस्ट करना है, यानी उसकी जांच करनी है, उसको देखना है और जांचें करानी है। जो काउंसलिंग पार्ट है आईवीएफ में वो एक बारी में नहीं होता है। अगर हमें किसी पेशेंट को काउंसिल करना है, उसे फिर उसके दिमाग में कोई और एक नया क्वेश्चन आता है या एक नई परेशानी, एक नई उलझन आती है, वो सब भी हमें दूर करना होता है। तो इसमें आईवीएफ काउंसलिंग हमें बार बार करनी पड़ती है। और जैसे ही वो घर पहुंचेगा फिर उसे एक डाउट होगा, फिर वो आपसे जानना चाहेगा कि मैडम ऐसे तो नहीं होता या ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो वो चीज़ें हमें मरीज़ को बतानी पड़ेगी। दूसरा हमारा एग्जामिनेशन हो गया। कोई भी पेशेंट अगर जब भी हमारे पास आए तो हमें उसे प्रॉपर उसकी हिस्ट्री लेना चाहिए और उसका एग्जामिनेशन करना चाहिए। हिस्ट्री से हमें बहुत सी चीज़ों की जानकारी मिल जाती है कि भाई इससे पहले कोई आईवीएफ करवा तो नहीं रखा है, या आईयूआई तो नहीं कराया, या क्या दवाइयाँ खाई या क्या दवाइयाँ नहीं खाई, कोई इंजेक्शन तो नहीं लिए, या क्या जांचें कराई थी या क्या नहीं कराई थी, वो सब हमें हिस्ट्री में मिल जाएगी। फिर पेशेंट को हमें हेड टू डे खुद ही एग्जामिनेशन भी करना चाहिए, फिर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करना चाहिए और उसको पीवी एग्जामिनेशन करना चाहिए। स्पेकुलम से हमें ये पता चल जाएगा कि भाई बच्चेदानी का मुहाना कैसा है, कोई गंदगी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। पीवी करके हमें पता चल जाएगा बच्चेदानी की साइज़ कैसी है, कोई और गांठ तो नहीं है। या इन चीज़ों को लोग इग्नोर करते हैं, हमें वो इग्नोर नहीं करना है। वो चीज़ें हमें आगे पेशेंट को मैनेज करने के लिए या उसके इलाज में मदद करेगी। फिर हम अल्ट्रासाउंड कर लें, जो कि हर मरीज़ भी बहुत सेटिस्फाइड रहता है, वो भी अल्ट्रासाउंड कराना चाहता है। अल्ट्रासाउंड से हमें ये पता चल जाएगा कि यूट्रस की एनाटमी कैसी है, ठीक है, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, बच्चेदानी हमारी छोटी तो नहीं है, उसमें कोई जाल तो नहीं पड़ा हुआ है, या बच्चेदानी की बनावट कैसी है, उसके अंदर कोई गांठ तो नहीं है, ट्यूब्स में कोई पानी तो नहीं भरा है। क्योंकि अगर हम मान लीजिए ऐसे पेशेंट्स का आईवीएफ करते हैं जिसके ट्यूब्स में पानी भरा हुआ है, तो उसके आईवीएफ के रिजल्ट में फ़र्क आएगा, ये उतना सक्सेसफुल नहीं होगा जितना हम चाह रहे हैं, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए किसी को एडिनोमाइसिस है या फाइब्रॉयड रसौली है, तो वो चीज़ों की जानकारी हम कैसे लेंगे, ये अल्ट्रासाउंड करके। फिर अल्ट्रासाउंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये हमें एग्स कैसे बन रहे हैं, यानी एंट्रल फॉलिकुलर काउंट के लिए हेल्प करता है। महीने के दूसरे दिन हम पेशेंट्स को बुलाते हैं, उनका एंट्रल फॉलिकुलर काउंट करते हैं। एंट्रल फॉलिकुलर काउंट मतलब अंडे कैसे बन रहे हैं, ठीक है। उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे एग्स बने, ठीक है,
वो 10 mm से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो उसका आगे फॉलोअप बहुत अच्छा रहेगा या एक अच्छे चांसेस हैं एक बनने के। फिर मोर ओवर अगर हम अल्ट्रासाउंड करके ये देख लेते हैं झिल्ली कैसी बनी है, यानी एंडोमेट्रियम कैसी है, तो अगर डे 2 पे अगर हम कर रहे हैं तो 6 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें उसे फर्दर और दवाइयाँ दे के और उसको डेवलप करना है और पेशेंट को कंसीव कराना है। फिर आता है हमारे पास ब्लड टेस्ट। अल्ट्रासाउंड के बाद एक ब्लड टेस्ट करा लीजिए। ब्लड टेस्ट जो है मेल और फीमेल दोनों का अलग है। जैसे हम फीमेल में सबसे पहले सीबीसी कराते हैं। सीबीसी में कि पेशेंट अनीमिक तो नहीं है, उसमें ईएसआर वगैरह मतलब कहीं ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है, प्लेटलेट काउंट कम तो नहीं है। फिर पेशेंट्स की हम लोग हार्मोन की जांचें कराते हैं जो भी ब्लड से ही जाती हैं। उसमें हम लोग थायराइड देखते हैं। थायराइड अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है और वो कंसीव होता है तो वो हमारे आगे चल के जो भ्रूण बन रहा है, जो एम्ब्रियो बन रहा है, उसके ऊपर उसका इफेक्ट होगा, अबॉर्शंस हो सकते हैं। फिर थायराइड अगर खुद भी अगर बॉडी में है तो उसका बच्चे के मतलब डेवलपमेंट में, ब्रेन डेवलपमेंट में इफेक्ट रहता है। तो उसको हमें थायराइड अगर है तो हमें उसे ट्रीट करना है और तब या उसको कंसीव कराना है। ठीक है। फिर हम लोग वायरल मार्कर्स कराते हैं जिसमें HIV, HbSAg, HCV, ये सारी चीज़ें हम लोग कराते हैं। VDRL भी कराते हैं, ताकि ये VDRL खैर अब तो नहीं रहा इन्फेक्शन, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि ये भी एक इन्फेक्शन है तो पता चल जाए। रूबेला की जांच कराते हैं, तो रूबेला इम्यूनोलॉजी कराते हैं। इसमें हमें ये पता है अगर कोई रूबेला पॉजिटिव है और वो कंसीव करती है तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ कंजेनाइटल एनोमलीज, यानी एनोमलीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हमें उसकी भी जांच करानी चाहिए। फिर मेल पेशेंट्स में उनकी सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें सीमेन एनालिसिस कराना है, जो कि आपको मालूम है कि 3 दिन बिना मिले ये जो है उनके पानी की जांच है ना, हिंदी में अगर समझे तो पानी की जांच करवाते हैं। वो फीमेल पार्टनर से 3 दिन नहीं मिलेंगे, 3 days ऑफ एब्सटेनेंस के बाद। और अकॉर्डिंग टू WHO 2010 के हिसाब से हम लोग वो देखते हैं पैरामीटर्स कि कैसे सीमेन एनालिसिस करते हैं कि ये अच्छा है या नहीं है। इसमें इनके काउंट देखते हैं, फिर स्पर्म की मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसकी मोटालिटी कैसी है, कंसंट्रेशन कैसा है, अदर इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सारी कुछ जो है हमें उससे जानकारी मिल जाती है। फिर वायरल मार्कर्स मेल्स में भी कराते हैं, HIV, HbSAg, HCV। देखिए ये कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये वायरल इन्फेक्शंस हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो है आगे उसमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस है, या उसमें हम आगे क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो वो चीज़ें एक पता चल जाए। मेल और फीमेल दोनों में हम लोग एक RBS भी ज़रूर करा लेते हैं, शुगर की जांच, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, या हमें पता चल रहा है और तो उसमें चांसेस ऑफ अबॉर्शन ज़्यादा रहते हैं फीमेल्स में, तो वो चीज़ें भी, क्योंकि हमारा मेन एम जो IVF ट्रीटमेंट का है वो ये नहीं है कि हमें बच्चा कराना है, हमें एक स्वस्थ बच्चा कराना है, इसलिए ये जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है। अब उसके अलावा हमारे पास एक टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेस्ट, यानी MET। मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेस्ट हम एक करते हैं, या मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने अगर ये प्लान किया कि अब हमें यूट्रस के अंदर ये एम्ब्रियो डालना है, कितनी दूर डालना है, क्या इसमें कोई स्टेनोसिस यानी कोई बंद तो नहीं है, या कहाँ डालना है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है। और लास्टली हम एक और चीज़ बताना चाहेंगे आपको कि जो IVF जो रिजल्ट्स हैं ये तो हमारे टेस्ट है, उसके अलावा उसमें हमारा लैब फैक्टर भी, हम लैब अपनी कैसे मेंटेन कर रहे हैं, क्या कल्चर मीडिया यूज़ कर रहे हैं, और उसमें कहीं ऐसा तो नहीं VOC ज़्यादा है, उन चीज़ों का भी हमें मतलब ध्यान रखना है जब भी हम IVF करते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से हम अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं अगर ये चीज़ें हमारे दिमाग में हैं। और अगर इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी को डाउट है तो
वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है, पूछ सकता है, या हमारे हॉस्पिटल आके विजिट कर सकता है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।